मॉर्निंग। आज मैं बात करने आया हूँ कि जो इस बार 2022 में प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन होंगे, सो उसके जो फॉर्म है वो फरवरी में आएंगे। मैं इस बार अपना फर्स्ट टाइम देने जा रहा हूँ और मैं कैसे तैयारी करने जा रहा हूँ, क्या क्या करूँगा, क्या क्या मेरी अप्रोच रहेगी, क्या क्या मतलब मैं नई चीज़ को ऐड करने वाला हूँ। इस सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में मेंशन करने जा रहा हूँ। हम में से कई स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट टाइम जब आईएएस का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं या पहला अटेम्प्ट देते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम कैसा पेपर दें, कैसे करें, क्या कैसे सिलेबस को पूरा करें। मतलब बहुत तरह के मतलब हमारे सवाल हमारे माइंड में रहते हैं। हम डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, लोगों को सुनते हैं, देखते हैं और हर किसी का एक अलग एंगल होता है। हर किसी का एक अलग एंगल होता है। हम उनको सुनते हैं, कुछ बातें उनकी हमारी मैच होती हैं, कुछ हमारी बातें उनसे मैच नहीं होती हैं, और जो हमारी बातें मैच होती हैं हम उनको सुपैरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और जो नहीं बातें मैच होती हैं हम उन्हें इग्नोर मार देते हैं। हर किसी का एक अलग स्टैंड होता है पेपर को देखने का, क्वालिफाई करने का। तो आज मैं आपसे उसी बारे में बात करने जा रहा हूँ और मेरी पूरी मतलब कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना पूरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी पूरी एनर्जी लगा दूं और इसके लिए मैं सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी काफ़ी टाइम से मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, बट मैं डिफरेंट जो मेन सेगमेंट है उसको मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। और अभी फिलहाल तो मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि जो फरवरी में जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद से मैं ये कह सकता हूँ कि मई टिल मई मिड में हम लोग के एग्जाम होंगे प्री के और सी सेट के। उसके 3 to 4 मंथ बाद में हमारे मेंस के पेपर होने वाले। तो हमारी क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी हमारे पास मैक्सिमम 6 से 7 मंथ बचे हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हर किसी का अप्रोच अलग है, मेरा अलग है। और मैं मानता हूँ कि हाँ, मैं कुछ जगह में बहुत सही हूँ, कुछ जगह में बहुत गलत हूँ, क्योंकि आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत अंतर है। मैं मानता हूँ कि हाँ, कुछ जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, जो मैं ऐड करूँगा इसमें, कुछ चीज़ें आपको बहुत पहले से मालूम होगी और कुछ चीज़ें आपको आज मालूम चलिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है वो फरवरी में आने वाला है। अभी तो दिसंबर चल रहा है, मिड दिसंबर चल रहा है और फरवरी के मिड में आएगा। तो अभी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी मतलब टाइम है नोटिफिकेशन आने में। और मैं तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। इसके बाद से अब हम बात करने जा रहे हैं अपने पूरे होल सिलेबस की, पूरे सिलेबस की बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। तो प्री का अलग है, मेंस का अलग है, इंटरव्यू का अलग है। बट कई बार ना हम कंफ्यूज जाते हैं कि हम प्री में डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब टॉपिक्स होते हैं, और कई बार तो हम ये समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ पर फैक्ट्स और डेटा को यूज करना है, कहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो हम बिल्कुल मैच कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, और इस कारण से कई बार होता क्या है कि आते हुए क्वेश्चन भी हम कर नहीं पाते हैं। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रहती है, हम फुल फोकस अपना करते हैं, प्री पे करते हैं, जीएस पे करते हैं, बट हम सी सेट को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जिस कारण से पता है, मैंने इस बार देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपेयर कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सब फुल फोकस कर रहे हैं प्री पे कहीं ना कहीं से वो कट ऑफ मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब अच्छा पेपर दे रहे हैं, बट सी सेट में 1 2 3 4 या 10-15 नंबर की वजह से वो पहले बार में ही कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं। हमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपना माइंड सेट, हमें अपना नजरिया चेंज करना होगा। हमारा जो पूरा नजरिया है, माइंड सेट है, वो सिर्फ प्री को क्वालिफाई करने पे। बट प्री भी 2 सेगमेंट है, GS1 और सी सेट। अगर सी सेट कंपल्सरी पेपर है, अगर हमने इस पे अच्छी सी पकड़ नहीं बनाई तो इनकेस हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्री में GS1 में पहले हम अच्छे नंबर ला दें, कट ऑफ लिस्ट में मेरिट में आ जाए, बट हम पूरी तरह से तैयार नहीं है मेंस लिखने के लिए। मुझे पता है कि हमारे अंदर काबिलियत बहुत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार पता है क्या, उस काबिलियत को सही जगह सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना मैटर करता है। और जितना हमारा सिलेबस है ना, मैं मानता हूँ कि हम उस सिलेबस तक सीमित नहीं है।
हमारे अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं, जरूरी नहीं है कि आज हम उतने अच्छे से उस चीज़ को फुलफिल कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने लाइफ में फेल नहीं होता है, कोई भी अपने लाइफ में फेल नहीं होता है। वो मतलब कुछ ना कुछ इंसान कर लेता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और अंदर की स्किल्स मिला के हम कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कर ही लेते हैं। सो जरूरी नहीं है कि सिलेबस हमारी लाइफ से बढ़ के है, यूपीएससी हमारी लाइफ से बढ़ के है, आईएएस जॉब, ड्रीम जॉब हमारी लाइफ से बढ़ के, ऐसा कुछ नहीं होता, मीठा कहिए। मैं मानता हूँ कि यार सबसे पहले जो प्रायोरिटी तो अपने आप को दो, क्योंकि क्वालिफाई आपको ही करना है। और कई बार होता है कि हम जब स्टडी करते हैं, हमारा सब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, सिलेबस पूरा नहीं होता, तो हम डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन में चले जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हम बहुत ही निगेटिव निगलेक्ट करते हैं। सो हमें कैसे अपना माइंड सेट, कैसे हमें नजरिया चेंज करना है, मैं साइकोलॉजिकली क्या चीज़ें आती हैं उस फेस में, मैं उस पर भी डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। एंड प्री एग्जाम की बात करते हैं। ये हमारा देखो, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो देखा होगा, अलग एक टॉपिक पे अलग अलग टीचर की एक अलग स्टैंड रहता है, अप्रोच रहता है, तो वो एक अलग तरीके से बता रहा है। सो मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत कोई बात पता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं आई कैन ट्राई, मैं अपने आप से भी इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, प्रेजेंटेट करना चाहता हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ। ये हमारा प्री का सिलेबस है। प्री में क्या आ रहा है मेनली, अगर मैं बात करता हूँ तो प्री में क्या क्या आ रहा है। प्री में आ रहा है हमारा हिस्ट्री आ रहा है, और बियॉन्ड द सब्जेक्ट इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एनिशियंट का, मिडाइवल का, मॉडर्न का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये तो एक अलग ही सेगमेंट हो गया, इसके अंदर की बात हो गई। हिस्ट्री आ रहा है, प्लस कल्चर है हमारा, उसके बाद में हमारा ज्योग्राफी है, प्लस एनवायरमेंट, इको है, उसके बाद में हमारा इकोनॉमिक्स है, एंड सोशल डेवलपमेंट है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे बाद से हमारा आता है पेपर 2 में, जैसे कि मान लेता हूँ पॉलिटी आ गया, पॉलिटी है, आईआर है, एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। गवर्नेंस के क्वेश्चन के मैटर मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें क्या क्या मतलब फंडिंग दी जा रही है, आज उसमें क्या क्या नई नई चीजें ऐड हुई हैं, और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ऐसे करके मतलब गवर्नेंस का मतलब होता है कि शासन को कैसे हम चलाते हैं, कैसे सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक तरह से मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी बात करते हैं अपने हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। देखो हिस्ट्री और कल्चर पे पकड़ बनाना थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर एक हिस्टोरिकल सेगमेंट है, एक ट्रेडिशनल सेगमेंट है। और आज के टाइम में हम उन चीज़ों को अच्छे से कैच कर लेते हैं जो आजकल हमारे सामने चल रहा होता है। जैसे कि कोई इशू है, कोई करंट मैटर हुआ है, कुछ कोई भी कंडीशन हुई, कोई भी बिल पास हुआ है, तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। बट ये हिस्ट्री में होता क्या है ना, कि जैसे कि एक कहानी ट्रैक की होती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री को पढ़ना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हिस्ट्री के हर एक चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट हम उतना याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कई बार हमारा इंटरेस्ट इसमें आता है, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है, इस कारण से हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से मतलब पढ़ तो लेते हैं कहानी के टाइप का। बस सबसे बड़ी जो हिस्ट्री में मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि जो बड़ी चीज़ है वो है डेट। बहुत सारे डेट है, डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, डेट, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। इसको समझे बिना हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री में मेनली हुए क्या है, हिस्ट्री में हुए हैं वॉर, सोसाइटी है,
उसमें उनका ट्रेडिशन है, क्या उनका ट्रेडिशन रहा है। तो मतलब अगर हम एक चीज की बात करते हैं तो हम बहुत डीप जा सकते हैं, लेकिन वो चीज खत्म ही नहीं होगी। सो इस तरह का पूरा मतलब बताया गया है कि कैसे मतलब आदिम जनजाति कैसे कैसे विकसित हुई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए। उसमें बहुत सारे सेगमेंट इन्वॉल्व हैं, जैसे इन्वायरमेंटली, जोग्राफिकली और पॉलिटिकली यानी कि जब वो पहले के टाइम में क्या था कि हमारे उसमें एक वो होते थे, सरदार होते थे। एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो 7th या 8th में एक चैप्टर दिया है कि एक सरदार की डेथ होती है तो उनको दफनाया जाता है, तो उनको एक अलग डायरेक्शन में दफनाया जाता है, और उससे वो एक अंदाजा लगाते हैं कि इस साइड में उत्तर दिशा होगी और यहाँ से पानी का रास्ता है, दुनियादारी। तो ये सब चीजों को मतलब बताया गया है। तो ये उनका ट्रेडिशन था, ऐसे वो मतलब चीजों को करते थे। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय की भी जो टेक्नोलॉजी थी मुझे लगता है वो आज से भी एडवांस थी। आज तो उतना है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आज हम उसको ही उसका एक अल्टरनेटिव लेके आ गए हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके आज हम लोग यूज कर रहे हैं, बस फर्क इतना है। उसके बाद में कल्चर आ गया। देखो कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी और सोशल जस्टिस एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जो हमारे समाज, हमारे आसपास की चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, लोकेट करते हैं। और ये आज हमारे सामने है, हम जब भी कहीं जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम इनको इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को चलते हुए, जैसे कि कहीं हम जा रहे हैं तो मंदिर की शैली कैसी है, वहाँ का कला क्या है, वहाँ किसने बनवाया है, किस काल में बनाया है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उस काल में किस तरह की शैली विकसित थी, प्रसिद्ध थी, और वहाँ का मतलब बहुत सारी चीज़ें। आज के टाइम में तो बहुत सी चीज़ें अलग हो गई हैं। आज आर्टिफिशियल या बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है। पहले टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन वो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते थे जिससे पानी की निकासी आते रहे, और जो अशुद्ध जल है उसकी निकासी बनी रहे, धूप आते रहे, घर का वो वातावरण ठंडा रहे। तो कल्चर, उस समय कल्चर में कैसे वो अपने आप को डेवलप किया उन्होंने, एक आदि मानव से कैसे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुए एक सभ्य समाज की तरफ। तो इन सब की पूरी अवधारणा को समझाया गया है कल्चर में कैसे कैसे। सो कल्चर में आज के टाइम की जैसे कि इसको सॉन्ग्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब दिखाया गया है। कोई भी सोसाइटी में सिर्फ एक ही चीज़ इन्वॉल्व नहीं होता है, हम हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, इमोशनली हमारे अंदर बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं, और हम डिफरेंट टाइम में ये सब चीज़ें करते हैं, सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। और 3 4 5 लोग मिलके एक ऐसा माहौल, एक पारिवारिक एक गृहस्थ बना लेते हैं, और वो ऐसी चीज़ों को करने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर मानवीय ह्यूमन वैल्यूज हैं, वही सबके अंदर होते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स और भूख, प्यास, इच्छा, डिजायर, ये सबके अंदर होती है। और जिसके अंदर भी ये चीज़ें होंगी वो कुछ ना कुछ करेगा। हमारे अंदर इच्छा है, हमें भूख लगी तो हम स्वीकार करेंगे। हमें डिजायर है कि हमें पानी में नहीं भीगना है तो हम घर बनाएंगे। सो हम अपने आप कपड़े पहना रहे हैं हम क्योंकि हम अच्छे दिखना चाहते हैं। तो ये सब हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसको बनाए रखने के लिए हम इस सब चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं कहीं इन सब का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद मैं आता हूँ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी पे। देखो हर चीज़ जो आज हो रही है ना, ये क्वांटम साइंस है, बट मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की। सो मैं क्वांटम साइंस मैंने पढ़ा था, उसमें मैंने देखा था कि कैसे कैसे फिशन हुआ, क्या क्या हुआ, फिर हमारी अर्थ का क्रिएशन हुआ। बट ज्योग्राफी में हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में चीज़ें बदलती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती हैं। जैसे आज का जो क्लाइमेट है, कल्चर मतलब क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, वो आज है, कल अलग है, परसों अलग है। और भारत में तो डाइवर्सिटी है, हर मानसून में एक अलग मतलब इन्वायरमेंट रहता है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, जैसे कि और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, हर जगह का कल्चर, हर जगह का जो मानसून है बहुत अलग अलग है। वहाँ का रहन सहन, पहनावा, भाषा, बोली। तो एक कहावत है कि चार कोस पे आनी बदले, एक बोलते हैं ऐसे करके कि एक कोस पे आनी बदले और एक कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी, बोलने की भाषा। मतलब बहुत तरह की मतलब की जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, समुदाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं।
संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब पे ज्योग्राफी का बहुत असर है। और ये ज्योग्राफिकली कुछ ऐसी कंडीशन रही हैं जिस कारण से इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, वॉर हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, अपनी सीमा का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी हर जगह यूज होता है, उसका कहीं ना कहीं यूज है। आज हम जो जिस एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक को भी कहीं ना कहीं हमने इस अर्थ से ही माइनिंग करके निकाला है। हम आज इस बोर्ड का, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ज्योग्राफी से ऐड है, बट डेली लाइफ में हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, हम इतना डीप सोच नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे चारों तरफ जो ये स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। आज हम जैसे कि एक होता है, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, आर्यन रेस। आर्यन जो थे भारत में आए थे, और सबसे अच्छी जो रेस होती है मानव में, इंसानों में, वो आर्यन की होती है। और बाकी बहुत सारे रेस होते हैं, छोटे, लंबे, चौड़े, तो शारीरिक बनावट कैसी होती है, इसमें हिस्टोरिकली बहुत मैटर किया है इसमें, और ज्योग्राफिकली। जैसे कि आर्यंस आए थे, एक थ्योरी है, बट आज के टाइम में इसे कोई नहीं मानता है, बहुत से लोग मानते हैं। तो हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे कि ये एक्चुअली में होता है या नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो जिस हिसाब से मैं अगर बताऊं, तो इन्वायरमेंट 1957 के बाद 1857 के बाद में, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इमिशन हुआ। इमिशन के बाद में बहुत ज़्यादा जब क्लाइमेट पॉल्यूशन होने लगा और ग्लोबलाइजेशन हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटक हुए हैं। बट मैं ऐसे मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस जनरेट हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लैक होल बनने लगे, ब्लैक कार्बन क्रेडिट की एक अवधारणा आई। और कहीं ना कहीं विकसित देशों ने ये समझा कि जरूर अगर हम आज इन चीज़ों में नहीं अभी तक रुके, तो आने वाला कल, आने वाली पीढ़ी इतना अच्छा दिन नहीं देख पाएगी, इतना आनंद, इतना संपदा का लाभ नहीं उठा पाएगी। सो उसके लिए क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, कोटो प्रोटोकॉल हुआ, ऐसे बहुत सारे मतलब समझौते हुए। तो एनवायरनमेंट आज भी हो रहा है, बट इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हम भी आज भी वही कर रहे हैं। और बेसिकली इसके लिए इंडिया में एक वो चलता है टर्मिनोलॉजी, EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। बट ये कोरी बात है, इसका कोई यूज नहीं है। कहने की बात पे ये होता है, वो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें ग्राउंड पे होती हैं, वो थ्योरी से बहुत अलग होती हैं, वो हमारी थीसिस से बहुत अलग होती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे रोल होते हैं। तो इसकी बात मैं नहीं करूँगा। अब बात करता हूँ इको और सोशल डेवलपमेंट की। देखो, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं इतना प्रोफेशनल के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। हमें 360, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो नज़रिया होना चाहिए उसको पढ़ने का, वो पूरा 360 एंगल होना चाहिए। हम चारों होल उसकी जो चारों साइड से दे सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या घटक थे। तो इकोनॉमी की बात करता हूँ। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, और हमने मतलब सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट किया था बैंकिंग में, तो सर ने हमारे पढ़ा था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि तुम्हारे पास कुछ है वस्तु है, हमारे पास कुछ वस्तु है, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, मुद्रा का विनियोजन करना, तो उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। आज के टाइम में हम जब कोई चीज यूज करते हैं तो बदले में कॉइन देते हैं। तो इकोनॉमी सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे बहुत कुछ बढ़ गया है। क्योंकि आज हमारे देश में शेयर मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बिटकॉइंस हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। पहले जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, तब हम उससे पहले तक हम सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड थे, डाक सिस्टम पे डिपेंड थे। बट आज की अगर मैं बात करूँ, तो आज हमारा शेयर मार्केट, हमारा मनी मार्केट, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इन सब चीज़ों से। और बहुत सारे मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और एक
एक टर्म भी है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, यानी कि सबका विकास। एक वर्ड है कैपिटलाइजेशन, एक वर्ड है सोशलाइजेशन, एक मार्क्स और एक मार्क्सवादी एक विचारधारा है और एक कैपिटलिस्ट विचारधारा है, और इसको हम कई चीजों से जोड़ सकते हैं, सिर्फ ये इससे जुड़ा नहीं है, बहुत सारी चीजों से जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक देखिए, मैं मानता हूँ कि विज्ञान और कला, आर्ट, ये कल्चर और साइंस एक दोनों के पूरक हैं। कल्चर, जब हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं फिजिकली, भले वो किसी भी चीज में हो, वो भी एक साइंस है। देखो साइंस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी। देखो साइंस क्या, हमारे माइंड में कोई क्रिएटिविटी आई, आइडिया आया, किसी ने क्या किया, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, उसको पेटेंट करा लिया है, और आज वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। बट क्या हुआ, पहले भी आइडिया लोगों के पास आए होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने ऐसे ऐसे घर बनवाए, ऐसे ऐसे तरीके से काम किया, वो भी साइंस था, उनके पास भी आइडिया थे, उनके पास भी बहुत सारी चीजों को करने का मतलब वो था, बहुत सारा मतलब उनके पास भी नॉलेज था। साइंस मतलब एक वैज्ञानिक सोचते थे, तभी वो इतना आगे बढ़े, तभी उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, वहां से यहाँ तक आए। और आज के अगर मैं टाइम में बात करूँ तो साइंस इससे भी आगे बढ़ चुका है। साइंस में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों का इनरोलमेंट हो गया है, जिसका मेनली असर हमारे हेल्थ पे, हमारे वेल्थ पे, हमारे सोशल, हमारे मतलब होल पूरे पूरी 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 लाइफ, पूरे हर तरह से पड़ता है। आज बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, लेजर से हो रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि डीएनए डीएनए से हो रहा है, स्कल हो रहा है, आर्टिफिशियल स्कैनिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे कि कई चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले के टाइम में बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाता था, तो अब बहुत आसान हो गया है। और आर्टिफिशियल बहुत सी चीज़ें, जैसे कि जेनेटिक मॉडिफाइड तरीके से हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को जैसे कि जीएम फसलों को बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी साइंस एंड टेक की वजह से ही संभव हुई हैं। और अब बात करता हूँ मैं पॉलिटी और आईआर की। तो देखो ये जो हमारा सेगमेंट है ना, ये हिस्ट्री और कल्चर का, ये तो जीएस पेपर, ये जीएस 1 का है, 1 मान लिया, 2 मान लिया, ये 1 और 3 का पार्ट है। ज्योग्राफी तो पेपर 1 में आता है, और जो हमारा एनवायरमेंट है पेपर 3 का पार्ट है। तो इसको मान लिया कि मुझे यहाँ से यह पढ़ना है, और इसका भी वेटेज प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि इस बार जो हमारा जिस हिसाब से यूपीएससी पेपर को मॉडिफाई कर रही है, नए क्वेश्चन को जनरेट कर रही है, अपने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर रही है। मैंने देखा इस बार मिडाइवल के क्वेश्चन के ज़्यादा थे, और एंशिएंट के क्वेश्चन बहुत कम थे, 1 या 2 थे। मेरे हिसाब से कम वेटेज इसका गया था 22 समथिंग, इसका पेपर 2 का गया था, पेपर 2 में, हाँ पेपर 2 में गया था, तो इसका कितना गया था, अच्छा खासा वेटेज गया था। आईआर, गवर्नेंस और पॉलिटी मिला के कम से कम 25 क्वेश्चन का वेटेज गया था इसका, और इसका भी 15 से 18 था वेटेज। और इसका हम मान सकते हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन 6 आते थे, और ज्योग्राफी मिला के 8 समथिंग 15 अगर देखा जाए तो। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि करंट अफेयर, इन सब चीज़ों को जोड़ लेते हैं ना, तो एक मोटी मोटी मैं बात बता रहा हूँ, मुझे प्रॉपर अभी डेटा याद नहीं आ रहा है, मैंने लिख के रखा है, और कटा भी मुझे याद है, अभी लिखा नहीं है मैंने। सो ये है। अब पॉलिटी की बात करता हूँ। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में जैसे कि किसी भी देश को, किसी भी समाज को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को बनाने में पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक पूरा ढांचा होता है, हर एक व्यक्ति का एक रोल होता है। जैसे मुख्यमंत्री का रोल है, सीएम का एक रोल है, वाइस चीफ मिनिस्टर का एक अलग रोल है, प्रेसिडेंट का एक अलग रोल है। सो सबका एक अलग अलग रोल है। ये रोल कोई हवा से नहीं आया है,
ये रोल जो आया है ना पेपर 2, इसके पीछे हिस्ट्री काम करती है। हिस्ट्री में उसके पहले क्या था, बहुत सारे राजा आए, महाराजा आए, विदेशी आए, अंग्रेज आए, वही चीज़ है, विदेशी अंग्रेज एक ही हैं। बट ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि विदेशी कोई भी, सब विदेशी, सब अंग्रेज विदेशी हैं, लेकिन कुछ यूरोपीय हैं, कुछ जर्मनी है, कुछ जर्मन है, कुछ डच हैं, कुछ पुर्तगाली हैं, कुछ फ्रांसी हैं। बट एक तरह से बहुत से लोग सिर्फ सबको विदेशी बोलते हैं। और अंग्रेज एक अलग भाषा हो गई कि अंग्रेज अलग थे। सो इसके मतलब पॉलिटी जो आया है ना, पॉलिटी को मतलब बनाने के पीछे मतलब ये तो बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी है। ये जो पेपर रखा गया है इसके पीछे वजह ये है ना कि हमारा भारत देश कैसे एक इंटीग्रेशन के साथ में काम कर रहा है, एक रूपता के साथ में काम कर रहा है, बंधा हुआ है और सोवरेनिटी के साथ में अभी तक स्थापित है। उसको क्या चीज़ ऐसी है जो बांधे रखी है, क्या चीज़ ऐसी है जो उसको चला रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और हमारी फ्रेमवर्क, हमारे बहुत सारे मतलब जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका काम बटा हुआ है, सबका एक रोल है समाज में जो वो उसको फुलफिल कर रहा है। आईआर, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, आज हम एक देश हैं, पहले हम क्या थे, पहले हम ग्लोबलाइजेशन के पहले बियॉन्ड द कंट्री से नहीं जुड़े हुए थे, जुड़े थे बट इतना नहीं जुड़े थे। आज जब कोल्ड वॉर के बाद में 1991 तक कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तब वो उसके बाद में कॉलोनी बन गई अमेरिका की, यूरोप, एक अलग मतलब बट गया देश कई खानों में, कोई कुछ रूस के साथ चला गया, तो कुछ अमेरिका के साथ चला गया, कुछ यूरोप के साथ चला गया, कुछ ऐसे थे जो सोवरन रहे। और आईआर में एक टर्म है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, एक जवाहरलाल नेहरू ने उसको कहा था कि हम, सॉरी 2 मिनट मुझे टाइम चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ मुझे क्या कहा था। हाँ, मुझे याद आ गया, सॉरी। गुड निरपेक्ष की नीति, नॉन अलाइड मूवमेंट, मतलब कि हमें किसी के साथ नहीं जाना है, हमें खुद में सोवरन रहना है, क्योंकि हमने इतनी साल की गुलामी झेली है, अब हम खुद से अपने लिए मतलब खुद पे शासन करना चाहते हैं। और इसके बाद आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या है, आज गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम बनाया है, उसमें क्या क्या चीज़ों को एड ऑन किया है, उससे कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, उसमें क्या क्या टाइम के साथ में अमेंडमेंट हुए हैं, इन सब चीज़ों का बारे में बात किया गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि पूछे थे कि मनरेगा में जो स्कीम चल रही है वो रिमोट एरिया में कितनी प्रभावी है, और उसके बारे में वर्णन कीजिए, और ये बताइए कि आप इसके लिए और इसमें और क्या नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि मनरेगा कितना प्रभावी है, इफेक्टिव है रूरल एरिया में, और तो और आप इसमें क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसको बेटर करने के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अगर हमें करना हो तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट, अपना नजरिया बहुत बड़ा करो, विजन अपना बढ़ाओ। जैसे कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम जो ग्राम सेक्रेटरी है, सरपंच है, उनके साथ में मिलकर जन भागीदारी से काम कर सकते हैं। संसद, जो एमपी लैंड होता है, संसद निधि होता है, हम उसकी मदद कर ले सकते हैं। हम बहुत सारे मतलब जो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो पैसा आता है, ट्रस्ट आता है, बहुत सारा मतलब जो गांव को डेवलप करने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए आता है, उसके उससे मतलब उसको उसमें जोड़ सकते हैं, और तो लोगों को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन एक अच्छा आय का साधन मुहैया करा सकते हैं। देखिए, हमारे पास इतनी जॉब नहीं है कि हम सबको दे सके, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए लोगों को आय से जोड़ सकते हैं।
मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी है, कहीं पर 100 से ज्यादा भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, कुछ राज्यों में, बट कहीं कहीं 100 दिन की है। सो सरकार का बस इतना मानना है कि जैसे कि कुछ टाइम किसान जो होता है उसकी खुद की भी कुछ फसलें होती हैं, बहुत गरीब इंसान खुद की भी फसलें होती हैं, तो साल में काफी टाइम अपने खेतों में बिजी रहता है, और कुछ टाइम अगर निकाल के वो 100 दिन अगर लेबरिंग करता है, मजदूरी करता है, तो इससे क्या होगा, इससे सरकारी रूप से उसके पास कुछ आय आएगा। और एक रिपोर्ट निकलती है, इकोनॉमी में आती है, गरीबी सूचकांक। तो उसमें एक दिया गया है कि इतना रुपया आपके पास नहीं है तो आप उसके नीचे आते हो तो आप गरीब हो। तो कहीं न कहीं सरकार का एक विजन है कि हम सोसाइटी को, समाज को फाइनेंशियल बिल्ड करें, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करें, कुछ पैसा उनके पास पहुंचाएं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उससे उनको जोड़ना, जिससे जन भागीदारी हो, और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है। सो बहुत सारी चीजें कर रही है। बट क्या बात, आज सबसे बड़ी जो बात ये है ना कि जैसे कि CSC कम्युनिटी सर्विस सेंटर अब खुलने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले अवेयरनेस की कमी थी, पहले कास्ट सिस्टम ज्यादा था। आज कास्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है। सो खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जहाँ पर कास्ट, जहाँ पर रीजन आता है ना, उससे बातें खराब हो जाती हैं, उससे काम जो होने वाला होता है वो उसका इम्पैक्ट खराब हो जाता है। सो अब ये तो मैंने प्रीत की बात कर ली, अब मैं मेंस की बात करता हूँ। मेनली मैं बताऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या, मतलब वो नहीं बात करूंगा। मेंस मेंस में मेनली हमारा GS1 है, GS2 है, GS3 है, एंड GS4 है। इसके बाद हमारा एक पेपर एसए का है, एसए है, और हमारा एक पेपर है ऑप्शनल। सो मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है, एंड एक पेपर कंपलसरी है। कंपलसरी है। सो ये पेपर जो है ये 250 मार्क्स का है, 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 एंड ये जो है ये भी 250 मार्क्स का है, ये 500 मार्क्स का है, और ये इसमें आपको 66% वेटेज है, कंपलसरी है, इतना आपको लाना है। अब जैसे कि